नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे। आपको इस चैनल पे सोशियोलॉजी से संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि आपको सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग का भी है 9807781640, जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो क्लास जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास चल रही है, उस ऑनलाइन क्लास के बेस पे हमारा हमारा जो भी टॉपिक रहता है उसमें उससे रिलेटेड हम ये इस वीडियो के तहत आपको मैं क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आज हमारा जो इस वीडियो में है वो महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन आंसर होगा। और वो क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा, वो मैंने एक पार्ट ऑलरेडी मैंने बना दिया है महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चंस। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इसे ढेर सारे लोगों को भी आप शेयर कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी का ये सेकंड पार्ट है जो क्वेश्चन आंसर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा है, पहला क्वेश्चन इसमें होगा पहला क्वेश्चन है तो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा महात्मा गांधी का स्वराज किसका परिणाम है। महात्मा गांधी का स्वराज किसका परिणाम है। स्वराज किसका परिणाम है। तो पहला ऑप्शन होगा इसमें, पहला ऑप्शन चिंतनशीलता। पहला ऑप्शन है चिंतनशीलता। दूसरा ऑप्शन है सत्य का। तीसरा ऑप्शन है अहिंसा का। एंड डी ऑप्शन सभी का। देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी से संबंधित। और महात्मा गांधी से संबंधित और भी जो भी चीजें थी वो मैं आपको ऑनलाइन क्लास जो मेरी थी मॉर्निंग में जूम ऐप पे, वो जैसा कि सबको पता है इसके बारे में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो आप प्लीज इस पे कॉन्टेक्ट करिए इससे संबंधित। तो मैंने महात्मा गांधी से संबंधित मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है वहाँ पे। और उसमें मैंने यह बताया है कि स्वराज, पहले हम स्वराज के बारे में समझते हैं कि स्वराज होता क्या है, फिर परिणाम जानेंगे कि स्वराज परिणाम किसका है। ठीक है, चिंतनशीलता का है कि सत्य का है, अहिंसा का है या सभी का। तो स्वराज का मतलब यहाँ पे देखिए, स्वराज का यहाँ पे आशय स्वाधीनता से है। स्वराज का यहाँ पे आशय किससे है, स्वाधीनता से है। और आपको पता होगा कि स्वाधीनता की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी जा रही थी, तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी जा रही थी। किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। तो एक प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध जब लड़ाई लड़ी जा रही थी ये, तो ये एक प्रकार से कौन सी लड़ाई होगी, राजनीतिक लड़ाई होगी। राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए राजनीतिक लड़ाई के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, राजनीतिक लड़ाई में अंतर्गत आएगा। अब आपको बताना चाहूंगा, तो अगर आप एक शब्द में अगर बोला जाए तो स्वराज का क्या है, स्वाधीनता प्राप्त करना। और स्वाधीनता यानी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक लड़ाई का क्या करना, क्रियान्वयन करना। ठीक है, तो राजनीतिक एक प्रकार की लड़ाई लड़ना स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, स्वाधीन यानी जो स्वतंत्रता प्राप्त हो या जो भी शासन प्रशासन की क्रियाकलाप हो वो स्वयं से हो, स्वयं के द्वारा। ठीक है, ये है यहाँ पे तो स्वराज। देखिए शब्दावली से भी अगर आप सम्मिलित करेंगे तो स्व मीन्स करता है स्वयं से और राज मीन्स होता है शासन। तो स्वयं का शासन यानी जो शासन प्रशासन की जो प्रक्रिया हो वो स्वयं द्वारा निर्धारित हो, ये स्वयं द्वारा संचालित हो। ओके, ये चीज स्वराज। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्वराज का यहाँ पे इन्होंने परिणाम बताया है किसको,
तो स्वराज के संबंध में मैंने आपको और भी डीपली मैंने क्लास में बता दिया है, क्योंकि ये क्लास में मैं और नहीं बताना चाहूंगा, जो भी आपको बताना था इसमें बता दिया। अब परिणाम इसमें क्या होगा, तो परिणाम ये सत्य का, अहिंसा का है कि या सभी का है या चिंतनशीलता। तो आपको बताना चाहूंगा ये स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है ये गांधी जी के चिंतनशीलता का परिणाम था, ना कि सत्य का है, ना अहिंसा का, ना ये देखिए ये सत्य और अहिंसा ये इसके इनके विचार नहीं, इनके मूल मंत्र थे, और ये मूल मंत्र में चिंतनशीलता नहीं आता है। ठीक है, एक सामान्य विचारधारा होती है, तो सामान्य विचारधारा ये किसकी थी, गांधी की थी। तो ये सामान्य विचारधारा किसके संबंध में थे, स्वराज के संबंध में थे। तो इस चिंतनशीलता का परिणाम है कौन, स्वराज। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे चलते हैं, और सत्य और अहिंसा के संबंध में मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, और नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा जाके। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है इसके संबंध में, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि स्वराज का ये इन्होंने जो कहेंगे कि सर्वोदय शब्द की व्याख्या किस रूप में की जाती है। सर्वोदय शब्द की व्याख्या, सर्वोदय शब्द की व्याख्या किस रूप में की जाती है। तो पहला ऑप्शन है गांधीवादी समाजवाद के रूप में। पहला ऑप्शन है गांधीवादी समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद के रूप में। दूसरा ऑप्शन सत्याग्रह के रूप में। दूसरा ऑप्शन क्या है, सत्याग्रह के रूप में। तीसरा ऑप्शन क्या है, व्यवहारिकता के रूप में। तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिकता के रूप में। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन है जन साधारण की प्राथमिकता के रूप में। जन साधारण की प्राथमिकता के रूप में। ओके, ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन फिर से हम देख लेते हैं। सर्वोदय शब्द की व्याख्या किस रूप में की जाती है। तो पहले हम लोग सर्वोदय समझेंगे, सर्वोदय का होता क्या है मतलब, फिर हम इसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन में फिर से पढ़ दे रहा हूँ, गांधीवादी समाजवाद के रूप में, सत्याग्रह के रूप में, व्यवहारिकता के रूप में, और जनसाधारण की प्राथमिकता के रूप में। ओके, तो पहले हम सर्वोदय जान लेते हैं, सर्वोदय होता क्या है। सर्वोदय में आपको बताना चाहूंगा, सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ होता है सबका उदय। मैंने क्या कहा, सर्वोदय का अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो सर्वोदय का अर्थ क्या होता है, सबका उदय। यानी गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था सर्वोदय देने का या प्रस्तुत करने का इस अवधारणा को, तो उनका मेन उद्देश्य ये था कि सभी का समाज में, चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, या चाहे समाज में चाहे अमीर वर्ग हो या दुर्बल वर्ग हो, सभी का समान रूप से क्या करना, सभी के समान रूप से विकास में क्या करना, भागीदारी करना। ठीक है, सभी को समान रूप से भागीदार करना विभिन्न प्रकार के अधिकारों के संबंध में। तो समान रूप से सार्वभौमिक विकास करना, ये सर्वोदय का कॉन्सेप्ट था गांधी के अनुसार। आपको ये भी पता होगा, मैं पिछले वीडियो में ये चीज बताया था कि सर्वोदय के बाद ही इन्होंने सर्वोदय को कन्वर्ट करके अंत्योदय के रूप में इन्होंने कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है। अंत्योदय क्या होता है, सर्वोदय में तो सार्वभौमिक विकास पर बल दिया जा रहा है, लेकिन अंत्योदय में किस प्रकार के विकास पर, अंत्योदय में सबसे अंत में बैठा, यानी सबसे वंचित वर्ग, सबसे निम्न कैटेगरी पर बैठे व्यक्ति का सर्वप्रथम विकास करना। तो ये कहीं न कहीं गांधी के ग्रामोदय वाले सिद्धांत पर आधारित है। यानी ग्रामोदय में क्या होता है कि अगर आपको कहा जाता है कि अगर आपको राष्ट्र का विकास करना है तो पहले ग्राम का विकास करना होगा। ठीक है, तो ग्राम का विकास अगर हुआ तो राष्ट्र का विकास अवश्य हो जाएगा। तो ये चीज है, तो इनका सर्वोदय का ही बाद में कॉन्सेप्ट, तो सर्वोदय का यहाँ पे आशय किसका है, सर्वोदय का यहाँ पे आशय
सभी के उदय से है, यानी सार्वभौमिक विकास, सार्वभौमिक समानता आधारित विकास से है, विकास से। और बाद में ये कन्वर्ट किसमें हो गया, अंत्योदय, अंत्योदय वाली कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अंत्योदय में सबसे अंत में बैठे व्यक्ति का, अंत में व्यक्ति का उदय। ठीक, ये चीज है। तो सर्वोदय, सार्वभौमिक विकास। अब देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं गांधीवादी समाजवाद। गांधी की विचारधारा आधारित जो समाज के विकास पर बल देते हैं, गांधीवादी विचारधारा के रूप में सर्वोदय था। आगे चलते हैं, सत्याग्रह के रूप में, ये बिल्कुल गलत होता, सत्याग्रह के रूप में नहीं हो सकता है। व्यवहारिकता रूप में इसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब आपके सामने ए और डी ऑप्शन बचता है, अब आप इसको एप्रोप्रिएट मानकर मानिए कि क्या हो सकता है। प्राथमिकता तो मैंने आपको बताया कि जन साधारण, यानी जन साधारण की प्राथमिकता के रूप में। तो आपको बताना चाहूंगा, जन साधारण यानी सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग को प्राथमिकता के रूप में मानना, प्राथमिक मानना, जन साधारण को प्राथमिक रूप में मानना। ठीक है, उन्हें प्राथमिकता देना विभिन्न अधिकारों से संबंधित। और गांधीवादी समाजवाद, तो आपका आंसर क्या होगा, एप्रोप्रिएट सबसे मुख्य आंसर आपका क्या होगा, जन साधारण की प्राथमिकता के रूप में आंसर होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, सर्वोदय कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इससे संबंधित आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो भी इसके संबंधित तैयार है। और वैसे भी मैंने ऑनलाइन जो मेरी क्लास है, जो मैप की 8 से 10 के जो बीच में चलती है, उसमें मैंने आपको इसमें बताया है। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप ये स्क्रीनशॉट ले लिया हो या लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर हम विचार करेंगे। गांधी से संबंधित निम्न कथनों पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है ये, निम्न कथनों पर विचार करेंगे। लिखिए, निम्न कथनों पर, निम्न कथनों पर विचार। तो कथन पहले हम पहला लिखते हैं। कथन, पहला कथन क्या है, महात्मा गांधी ने न्यायशीता का सिद्धांत दिया। महात्मा गांधी ने न्यायशीता का सिद्धांत दिया। ये दूसरा है। दूसरा क्या है कथन, दूसरा कथन, मनुष्य सारे यांत्रिक साधनों के बिना काम करने में अभ्यस्त नहीं हो जाते हैं, तब तक बड़े बड़े उद्योगों को समाप्त नहीं किया सकता। मनुष्य सारे यांत्रिक साधनों के बिना, यांत्रिक साधनों के बिना, यांत्रिक साधनों के बिना, यांत्रिक साधनों के बिना काम करने में, काम करने में अभ्यस्त नहीं हो जाते, नहीं हो जाते, तब तक बड़े बड़े उद्योगों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है, फुल स्टॉप। तीसरा पॉइंट ले देखिए, तीसरा पॉइंट है, पूंजीपतियों के हित परिवर्तन, पूंजीपतियों के हित परिवर्तन, हित परिवर्तन, पूंजीपति
पूंजीपति अपनी निजी संपत्ति ना समझकर पूरे समाज की धरोहर समझे। पूरे समाज की धरोहर समझे। फोर्थ ऑप्शन, महात्मा गांधी ने समाज के लिए दार्शनिक समाधान प्रस्तुत किए। दार्शनिक समाधान प्रस्तुत किए। अब कूट देखिए, आपका पहला कूट क्या है? पहला कूट है, अब इसकी कूट बेसिस आपको समझना हो, बताना होगा आंसर 1 और 2। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है आपका 1 2 4, 1 2 4। सी ऑप्शन क्या है आपका 2 3 4, 2 3 4। और डी ऑप्शन क्या है आपका 1 2 3, 1 2 3। अब चलिए हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहली बात तो गांधी ने न्यायशीता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप की थियरी दिया, राइट है बिल्कुल। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। न्यायशीता की थियरी में क्या बताया था इन्होंने? न्यायशीता यानी पूंजीपतियों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही संसाधनों का एकत्रण करना चाहिए। अगर उनके पास संसाधन उनकी आवश्यकताओं से अधिक है तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन गरीब वंचित लोगों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए जिनको उसकी आवश्यकता है। ओके, तो ये सही है बिल्कुल। इसके साथ सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मनुष्य सारे यांत्रिक साधनों के बिना काम करने में अभ्यस्त नहीं हो जाते। यांत्रिक साधनों के बिना काम अभ्यस्त नहीं हो जाते तब तक बड़े बड़े उद्योगों को समाप्त नहीं किया जाता। देखिए आपको बताना चाहूंगा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यांत्रिक साधन की बात की जा रही है और प्रायोरिटी दिया जा रहा है, और बड़े बड़े उद्योगों को कहा जा रहा है कि समाप्त नहीं किया जाता। तो आप देख रहे होंगे कि आपको लगेगा गांधी जी तो स्वदेशी को प्रमोट करते थे, तो कहां से यांत्रिक साधन और बड़े बड़े उद्योग कहां से आ जाएंगे? तो इसके आधार पर ये गलत हो जाएगा। तो नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। इसके आधार पर ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि वो कहते थे कि हमें आवश्यकता अनुरूप, यानी हमें अगर कहीं बुरी जगह से भी चीजें अगर हमको हमारे लिए लाभदायक हैं, मतलब कहीं बुरे स्थान से अगर हमारे लिए लाभदायक चीजें हैं तो हमें उनको भी क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। तो इसी प्रकार इनका ये भी था कि विदेशी जो वस्तुएं हैं पूर्णतः उन्हें बहिष्कार करने का नहीं, बल्कि उन चीजों को हमें अपनाना चाहिए जिससे हमारा कोई काम अगर रुक रहा है तो हम उस काम को पूर्ति कर सकें। तो इन्होंने पूर्ण रूप से ये यांत्रिक साधनों को समाप्ति पर बल नहीं देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य के सारी यांत्रिक साधनों के बिना काम करने में अभ्यस्त नहीं हो जाता तब तक बड़े बड़े उद्योगों को समाप्त नहीं किया। देखिए इन्होंने बड़े उद्योग को समाप्त करने पर बल नहीं दिया है, राइट। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, पूंजीपतियों के हित परिवर्तन। पूंजीपति अपनी निजी संपत्ति ना समझकर पूरे समाज के धरोहर समझे। देखिए आपके ट्रस्टीशिप थियरी में मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था। अगर इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पीजीटी के एग्जाम में 2016 के एग्जाम में यही स्टेटमेंट आया था, ये सेम ऐसे ही स्टेटमेंट आया था, यही भाव निकल रहा था कि पूंजीपति, और इसमें ऑप्शन दिया था कार्ल मार्क्स, गांधी और अरस्तु, तो आपको आंसर देना था उसमें, ठीक है। तो ये चीज, तो पूंजीपतियों के हित परिवर्तन, यानी जो पूंजीपति होते हैं उनको अपनी निजी संपत्ति को निजी ना मानकर उसे पूरे समाज की धरोहर मानना चाहिए, ठीक है, यानी पूरे समाज की वो है संपत्ति, इस प्रकार मानना चाहिए। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? सही। चौथा ऑप्शन देखते हैं, गांधी ने समाज के लिए दार्शनिक समाधान प्रस्तुत किया। ये बिल्कुल गलत है। दार्शनिक समाधान क्यों गलत है आपको बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा इन्होंने रचनात्मक समाधान प्रस्तुत किया था। अब रचनात्मक समाधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव सॉल्व, ठीक है, सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन। इस कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन में क्या होता है कि किसी भी समस्या का निवारण हिंसा के माध्यम से न कर या
क्रांतिकारी स्वरूपों का ना प्रयोग करके किसी समस्या का समाधान करना चाहिए, बल्कि उस समस्या को धीरे धीरे और अहिंसा का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। ये इसमें रचनात्मक समाधान के अंतर्गत आता है। तो ये आंसर इनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दार्शनिक समाधान नहीं बल्कि रचनात्मक समाधान का प्रयोग करते हैं। तो फोर्थ इसका क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 का किस पे ऑप्शन में, डी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आई होप समझ में आ गया होगा ये वीडियो। तो हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं अपनी क्लास। और क्लास ये ब्रेक करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जब हमारा कल इरावती कर्वे से संबंधित होगा वीडियो, क्योंकि अभी इरावती कर्वे टॉपिक मेरे ऑनलाइन जो क्लास है उसमें चल रही है, ठीक है। तो कल हम आपको इरावती से संबंधित 2 वीडियो आपसे प्रोवाइड कराऊंगा, एक सुबह और दूसरा शाम को इसी टाइम, ओके। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और ऑनलाइन क्लास से संबंधित जो भी आपको क्वेरीज करना होगा आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे करिएगा। थैंक यू सो मच।